आज हम सब यूपीएससी मेंस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आखिर आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि आपको हर एक जीएस पेपर में 100 प्लस मार्क्स इजीली आ जाए। बाय द वे, हमने सारे जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक का डिटेल आंसर बताया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट बताने का कोशिश किया गया है। आखिर एग्जैक्टली आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए। यदि इस तरीके से आप लिखते हैं तो अवश्य आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में हम सब जनरल स्टडी पेपर 3 हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए डिटेल आंसर चाहिए तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें हमने चारों जीएस पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। यह सारा पेपर यूपीएससी के एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब हम सब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीएस पेपर 3 यूपीएससी 2021 फॉर हिंदी मीडियम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, यदि आपको 1979 से लेकर के 2021 तक के मेंस के चारों जीएस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप यह बुक अवश्य डाउनलोड कर ले। यह बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एवं हिंदी। इस बुक में टू द पॉइंट सॉल्यूशंस बताने का कोशिश किया गया है और जो इसमें सॉल्यूशन बताए गए हैं वो यूपीएससी के वर्ड लिमिट के अनुसार बनाए गए हैं। बेहद डिटेल में सॉल्व किया गया है। जिस प्रकार यूपीएससी को आंसर का डिमांड है उसी प्रकार का आंसर इस बुक में प्रस्तुत किया गया है। एंड बाय द वे, यह बुक एक्सआईएएस और रिनाउंड डीयू प्रोफेसर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। आशा करते हैं आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1. वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी डेटा की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। 2015 से पहले जीडीपी की गणना 1. जीडीपी की गणना के लिए पहले आधार वर्ष 2004-05 था। 2. जीडीपी की गणना कारक लागत पर की गई थी। 3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का उपयोग विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। 4. पुरानी प्रणाली में पहले आईआईपी डेटा का उपयोग करके जीडीपी का अनुमान लगाया जाता था और फिर ऐसी डेटा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण का उपयोग करके अद्यतन किया जाता था। एएसआई केवल उन फर्मों के लिए जिम्मेदार था जो फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत थीं। 2015 के बाद जीडीपी गणना 1. सरकार जीडीपी गणना के लिए 2011-12 के एक नए आधार वर्ष में चली गई। 2. जीडीपी की गणना अब बाजार मूल्य पर की जाती है। 3. उद्योगवार अनुमानों को मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित जीवीए के रूप में मूल्यांकित करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को अपनाया गया था। 4. सरकार ने एमसीए 21 डेटाबेस को अपनाया, जो फर्मों कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वित्तीय परिणाम दर्ज करने की अनुमति देता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2. पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की वार्षिक अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। पूंजी बजट सरकार की अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का विवरण होता है। पूंजीगत बजट में वे पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं जो अनावर्ती प्रकृति की होती हैं। पूंजीगत बजट में 2 घटक होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की प्राप्तियां हैं जो देनदारियों का निर्माण करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, जैसे बाजार से उधार लेना, ऋण की वसूली आदि। पूंजीगत व्यय सरकार का व्यय है जो या तो संपत्ति बनाता है या संपत्ति के निर्माण, निवेश जैसे दायित्व को कम करता है। राजस्व बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का विवरण होता है। राजस्व बजट में राजस्व मदें शामिल होती हैं जो आवर्ती प्रकृति की होती हैं और अप्रतिदेय होती हैं। राजस्व बजट में 2 घटक होते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय।
राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क और गैर कर राजस्व जैसे ब्याज प्राप्तियां, लाभ दोनों शामिल हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभाग और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज शुल्क, सब्सिडी आदि के लिए व्यय है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3. देश के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों ने सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में कैसे मदद की? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूमि सुधार से तात्पर्य भारत में भूमि के स्वामित्व, संचालन, पट्टे, बिक्री और संपत्ति के अधिकारों में सुधार के प्रयासों से है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने भूदान और ग्रामदान जैसे आंदोलनों को देखा है जो प्रकृति में प्रेरक थे। इसके अलावा राज्य प्रायोजित पहल जैसे ऑपरेशन बरगा ने भूमि सुधार की कोशिश की। भूमि सुधार ने कैसे सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया? 1. बिचौलियों का उन्मूलन। इसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवारी प्रणालियों का उन्मूलन शामिल था, जो कर्ज के जाल की जांच और छोटे किसानों की भूमि का कब्जा था। इसने आगे चलकर मजबूत राजनीतिक आवाज वाले मध्यम वर्ग के किसानों का उदय किया। 2. किराएदारी सुधार। इसने किराया विनियमन, भूमि कार्यकाल की सुरक्षा और किराएदारों पर स्वामित्व अधिकारों का प्रदान करना सुनिश्चित किया। इससे खाद्य सुरक्षा और सिंचाई के बीज और उर्वरकों में निवेश बढ़ाने में मदद मिली। उदाहरण के लिए ऑपरेशन बरगा ने पश्चिम बंगाल में 14 लाख बटाईदारों को लाभान्वित किया। 3. जोत की सीमा सीलिंग कानूनों ने बड़े जमींदारों से भूमिहीन मजदूरों को भूमि का पुनर्वितरण सुनिश्चित किया, जिससे भूमि का स्वामित्व, ऋण तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा आदि सुनिश्चित हो। 4. उच्च इनपुट दक्षता सुनिश्चित करना, आधुनिक उपकरणों का उपयोग और अपेक्षाकृत अधिक आय उत्पन्न करना। 5. सहकारी खेती। यहाँ किसान अपने संसाधनों को जमा करते हैं और आय को अपने हिस्से के अनुसार वितरित करते हैं। इसने इनपुट लागत को कम किया। फसल की विफलता, केरल में कुदुम्बश्री मॉडल के मामले में जोखिम को कम करते हुए खेती को बढ़ाने और बड़े ऋण तक पहुंच की अनुमति दी। 6. भूमि अभिलेख। भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण और अब भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण मुकदमेबाजी को कम करने, किराएदारी का विकल्प चुनने के मामले में भूमि मालिक के लिए सुरक्षा, छोटे किसानों को बेहतर ऋण उपलब्धता और कृषि के लिए बेहतर नीति बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। हालांकि भूमि सुधारों के साथ कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। 1. भूमि सीमा के तहत बेनामी लेनदेन ने जमींदारों का नियंत्रण सुनिश्चित किया। साथ ही बागान उद्यानों, धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को भी छूट दी गई है। 2. भूमि चकबंदी की गई है। 1. लंबी और बोझिल प्रक्रिया। 2. साथ ही किसान अपनी पुश्तैनी जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी का नेतृत्व किया। IV विरासत कानूनों ने आगे विभाजन और विखंडन का नेतृत्व किया। इस प्रकार भूमि सुधार सही दिशा के साथ मिश्रित अनुभव रहा है, लेकिन अप्रभावी कार्यान्वयन। 0.12 प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता के साथ भारत को अब डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन और महिलाओं और हाशिए के समुदायों के स्वामित्व पर केंद्रित भूमि सुधारों की दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4. सूक्ष्म सिंचाई भारत के जल संकट को हल करने में कैसे और किस हद तक मदद करेगी? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बड़ी आबादी, कृषि अर्थव्यवस्था और शहरीकरण की ज़रूरतों ने भारत में जल संकट की स्थिति पैदा कर दी है। कृषि की सिंचाई की ज़रूरतें पानी की कमी की समस्या के केंद्र में हैं। इस दृष्टि से सूक्ष्म सिंचाई को समाधान के रूप में देखा जाता है। सूक्ष्म सिंचाई निम्नलिखित तरीकों से भारत के जल संकट को हल करने में मदद कर सकती है। 1. यह घटते भूजल जलभूत वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब में। 2. यह मानसून पर अधिक निर्भरता और सूखे के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में 50% से कम कृषि सिंचित है। 3. सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग पानी की कृषि मांग को कम करने में मदद कर सकता है। इससे अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। 4. यह बाढ़ सिंचाई जैसी सतत सिंचाई पद्धतियों से दूर जाने में मदद करेगा जो भूजल प्रदूषण, लवणता, सुपोषण आदि जैसे पारिस्थितिक मुद्दों को भी जन्म देती है। हालांकि
भारत के जल संकट को हल करने में सूक्ष्म सिंचाई का प्रभाव निम्नलिखित कारणों से सीमित होगा। 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की वहनीयता छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक चुनौती होगी। 2. सूक्ष्म सिंचाई फसलों में खराब पूर्व जलवायु विकल्पों के कारण जल तनाव को कम नहीं कर सकती है, जैसे राजस्थान में गन्ना और धान की खेती। जल उपयोग दक्षता और कृषि उपज में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई एक प्रगतिशील समाधान है, लेकिन भारत में जल तनाव की समस्या के समाधान के लिए समग्र हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5. S-400 वायु रक्षा प्रणाली तकनीकी रूप से दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से कैसे बेहतर है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। S-400 ट्रायफ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM प्रणाली है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो एक साथ आने वाले हवाई खतरों की एक श्रृंखला को ट्रैक और बेअसर कर सकती है। भारत ने 5 S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ करार किया है। S-400 दुनिया में उपलब्ध अन्य मिसाइल रक्षा प्रणाली से बेहतर है। 1. S-400 प्रणाली एक बहुरिया रडार, स्वायत्त पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणाली, विमान रोधी मिसाइल प्रणाली और एक कमांड एंड कंट्रोल केंद्र के साथ आती है। 2. यह 27 किमी की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की लंबी दूरी से किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह एक साथ 36 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता भी रखता है। 3. पैट्रियट द्वारा लिए गए 25 मिनट की तुलना में S-400 को 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है। S-400 की उच्चतम गति 4.8 किमी सेकंड है। पैट्रियट के 1.38 किमी सेकंड से आगे निकल गया। 4. हालांकि इसके रडार कम हस्ताक्षर वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है, यह दुश्मनों द्वारा किसी भी जाम करने के प्रयासों को विफल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर्स के साथ आता है। 5. हालांकि यह अपने पश्चिमी समकक्षों जैसे थॉड या देशभक्त की लागत का एक अंश है, यह इजराइल द्वारा उपयोग किए जाने वाले आयरन डोम की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। 6. क्षितिज से परे रेंज और हिटिंग लक्ष्यों के मामले में यह यूएस निर्मित थॉड से आगे है। 7. जबकि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होने के नाते S-400 अन्य हवाई लक्ष्यों जैसे UAV आदि को भी निशाना बनाने में सक्षम है। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं में 2 शत्रु पड़ोसियों का सामना करने के साथ 2 मोर्चे की भागीदारी की संभावना नहीं हो सकती है। वंचित होना। इस आलोक में, हालांकि S-400 की खरीद से CATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों को आकर्षित करने का जोखिम है, यह भारत की सामरिक जरूरतों के लिए अपरिहार्य है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6. नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वर्ल्ड लीडर समिट में शुरू की गई ग्रीन ग्रिड पहल के उद्देश्य की व्याख्या करें। यह विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISEP में कब लाया गया था? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत और यूके द्वारा COP26 ग्लासगो में घोषित ग्रीन ग्रिड OSOWOG पहल सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा की विश्वसनीय, लचीला और सस्ती आपूर्ति के लिए एक इंटरकनेक्टेड वैश्विक पावर ग्रिड बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ग्रीन ग्रिड पहल के उद्देश्य को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। 1. ऊर्जा उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने की प्रक्रिया को तेज करना, जो वैश्विक GHG उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। 2. कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके अनुसंधान और विकास केंद्रों में निवेश बढ़ाने में मदद करना। 3. 2050 तक एशिया, अफ्रीका और बाकी दुनिया को जोड़कर 3 चरण 2600 गीगावाट्स इंटरकनेक्शन बनाकर विभिन्न देशों में सौर ऊर्जा का परिवहन करना। 4. 24/7 आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना हरित शक्ति का। 5. देश और क्षेत्र के बीच समय क्षेत्रों, मौसमों, संसाधनों और कीमतों के अंतर का लाभ उठाते हुए अंतरक्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण और स्केलिंग द्वारा संचालित करना। सौर के लिए एकल वैश्विक ग्रिड के विचार को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2018 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली में रेखांकित किया गया था। 1. लागत को कम करने, दक्षता को अधिकतम करने और वैश्विक निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास शुरू करना। हरा ग्रिड। 2.
हरित ऊर्जा के माध्यम से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक स्थायी और प्रभावशाली परिवर्तन की कल्पना करें। हालांकि ग्रीन ग्रिड के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 1. वैश्विक पारेषण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तपोषण। 2. ग्रीन ग्रिड से जुड़ने के लिए देशों के बीच वैश्विक सहयोग। 3. चूंकि ग्रिड कई भौगोलिक स्थानों से होकर गुजरेगा, इसलिए यह आतंकी संगठनों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील होगा। ग्रीन ग्रिड पहल में स्केलेबल हरित ऊर्जा स्रोत के लिए अवसर पैदा करने की क्षमता है, जो बढ़ते वैश्विक तापमान का जवाब हो सकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों AQG के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें। ये 2005 में इसके पिछले अद्यतन से किस प्रकार भिन्न है? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। WHO ने हाल ही में ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस AQGs का अपडेटेड वर्जन जारी किया है। दिशानिर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की अनुशंसा करते हैं। मुख्य बिंदु 1. WHO के नए दिशानिर्देश 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की सिफारिश करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। PM2.5 का वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 3. PM10 का वार्षिक औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत 45 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 4. 24 घंटे की अवधि में ओजोन का औसत स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 5. 24 घंटे की अवधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 6. 24 घंटे की अवधि में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 7. कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 24 घंटे की अवधि में 4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 2021 बनाम वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 2021 केंद्र ने 122 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना है। 2017 भारत के NCAP में आवश्यक परिवर्तन 1. WHO के निर्धारित दिशानिर्देशों की तुलना में भारत के वायु प्रदूषण मानकों में अधिक ढील दी गई है। इस प्रकार, संशोधित लक्ष्यों के साथ दिशानिर्देशों को और अधिक कठोर बनाने के प्रयासों की आवश्यकता है। 2. प्रस्तावित नए मिशन के तहत सभी के लिए स्वच्छ हवा, सरकार PM2.5 और PM10 के लक्ष्यों को और अधिक कठोर बनाने की ओर अग्रसर है। 3. वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय करने के लिए एशियन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के तहत नीति निर्माताओं को भौगोलिक, मौसम विज्ञान और अन्य सामान्य कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनानी होगी जो एशियन के भीतर हवा को प्रदूषित करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8. भूकंप से संबंधित खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के बारे में चर्चा करें। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में आए भूकंपों के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की प्रमुख विशेषताओं सहित उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना है, जबकि भूकंप का खतरा भूकंप से जुड़ी कोई भी चीज़ है जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। भूकंप के खतरे जमीन के झटकों, सतह के टूटने, भूस्खलन, ध्रुवीकरण, विवर्तनिक विकृति, सुनामी आदि में हो सकते हैं। भूकंप से संबंधित खतरों के लिए भारत की संवेदनशीलता 1. BIS के अनुसार 58.6% से अधिक भूभाग मध्यम से मध्यम भूकंप के लिए प्रवण है। बहुत उच्च तीव्रता 1993 में क्लारी भूकंप की घटना के परिणामस्वरूप भारत में भूकंपीय क्षेत्र में संशोधन हुआ,
जिसमें निम्न जोखिम क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र आय को भूकंपीय क्षेत्र 2 में मिला दिया गया। 2. घनी आबादी वाले क्षेत्रों, व्यापक अवैज्ञानिक निर्माणों और अनियोजित शहरीकरण ने भूकंप के खतरों से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक इंटरप्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण अक्सर विनाशकारी भूकंपों का अनुभव करते हैं। 4. उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में या बिजली, इंटरनेट आदि के लिए भूमिगत उपयोगिताओं में छोटे कंपनों के लिए अतिसंवेदनशील उच्च प्रौद्योगिकी उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने अपेक्षाकृत मध्यम जमीन के झटकों से व्यवधान की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। 5. हिमालय की तलहटी में क्षेत्र ध्रुवीकरण के लिए कमजोर है और भूकंप के कारण भूस्खलन। पिछले 3 दशकों में भूकंप के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताएं। 1. 1993 लातूर 6.2 परिमाण, अपेक्षाकृत उथली गहराई के कारण सतह की बड़ी क्षति हुई, क्षेत्र में प्लेट सीमाओं की कमी के कारण विवाद का विषय बना हुआ है। 2. 1999 चमोली थरस्ट फॉल्ट के कारण परिणामस्वरूप भूस्खलन, सतही जल प्रवाह में परिवर्तन, सतह का टूटना और कटी हुई घाटियां। 3. 2001 भुज एक पुनः सक्रिय गलती से जुड़ा, जो पहले अज्ञात था, असावधानीवश निर्माण के कारण जान माल की भारी क्षति। 4. 2004 हिंद महासागर सुनामी, पानी के नीचे भूकंपीय गतिविधि द्वारा निर्मित बड़े पैमाने पर लहरें पैदा हुई जिससे तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में बाढ़ आ गई, जिससे दीर्घकालिक परिवर्तन हुए। 5. 2005 का हमीर 7.6 परिमाण, यूरेशियन प्लेट के खिलाफ भारतीय प्लेट के गंभीर उत्थान के कारण इसने कई झटके पैदा किए। बुनियादी ढांचा और संचार बाधित हो गया। भूकंप के विभिन्न खतरों के प्रति भारत की सुभेद्यता के लिए चतुराई से निपटने और दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। 2001 के भूकंप के बाद भुज में पुनर्निर्माण एक शिक्षाप्रद उदाहरण है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9. चर्चा करें कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपा रहा है ताकि ऐसा प्रतीत हो कि यह वैध स्रोतों से उत्पन्न हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल आमतौर पर अपराधियों द्वारा अपने अवैध धन को छिपाने के लिए, आतंकवादियों द्वारा ट्रैकिंग या कर चोरों को चकमा देने के लिए किया जाता है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करती हैं। 1. क्रिप्टोकरेंसी और वैकल्पिक वित्त का उपयोग जो सरकारों द्वारा अनियंत्रित हैं। 2. एन्क्रिप्टेड वार्तालाप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। 3. ऑनलाइन बाजार स्थानों पर बड़ी मात्रा में डिजिटल लेनदेन का उपयोग छिपाने के लिए किया जाता है। स्तरित धन का संरचित हिस्सा। 4. क्रेडिट कार्ड की जानकारी आदि की हैकिंग के माध्यम से पहचान की चोरी। इसका उपयोग नाजायज पहचान के तहत अवैध धन को ले जाने के लिए किया जाता है। वैश्वीकरण निम्नलिखित तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान देता है। 1. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन का स्थान कई न्यायालयों के बीच समन्वय की समस्याएं पैदा करता है। 2. केमैन आइलैंड, पनामा आदि जैसे टैक्स हेवन देशों ने कर चोरी में सहायता के आसपास अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संरचित किया है। 3. पूरे देश में संपत्ति का वितरण अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है। धन शोधन से निपटने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए गए हैं। 1. धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 ने धन शोधन को रोकने के लिए कानूनी ढांचे की स्थापना की। यह मनी लॉन्ड्रिंग को एक संज्ञेय, गैर जमानती अपराध के रूप में अपराध करता है। 2. तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में मादक दवाओं की तस्करी या अवैध तस्करी से प्राप्त संपत्ति के दंड का प्रावधान है। 3. वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करता है। 4. RBI के नियम और समय समय पर जारी KYC मानदंड उभरते खतरों और मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 5. वियना कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी से धन के शोधन को अपराधीकरण करना अनिवार्य बनाता है। 6. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF मानक निर्धारित करता है और धन शोधन के खिलाफ कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। आतंक वित्तपोषण। 7.
OECD फोरम ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया है। यह उचित सुरक्षा उपायों FIU से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध लेनदेन में कर प्रशासन तक पहुंच का समर्थन करता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक समस्या है जिस पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। धन शोधन के खतरे को रोकने के लिए राष्ट्रों, वित्तीय संस्थानों के बीच आपसी सहयोग के साथ साथ बड़े डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी प्रति उपायों के उपयोग की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10. भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करें। इन परिष्कृत हमलों के खिलाफ रक्षात्मक उपायों पर भी चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। साइबर खतरे गुमनाम और सीमाहीन होते हैं। इस प्रकार यह अपराधियों की ट्रैकिंग को कठिन और साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देता है। सीमा पार साइबर हमले का प्रभाव 1. इसका महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, विद्युत योजना, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार आदि पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा। 2. सीमा पार साइबर हमलों का उपयोग क्रॉस के समकालीन रूपों में लिप्त होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। सीमा आतंकवाद 3. इसका उपयोग कट्टरता के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। आतंकवादी सोशल मीडिया का उपयोग आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए और नफरत और हिंसा को भड़काने, युवाओं की भर्ती करने और धन जुटाने के लिए विषाणु प्रचार के लिए कर सकते हैं। 4. संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे स्पाईवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा रहा है। रक्षात्मक उपाय 1. संस्थागत उपाय 1. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए। 2. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT विभिन्न संबंधित एजेंसियों को नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों और प्रति उपायों के संबंध में अलर्ट और सलाह जारी करना। 3. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC की स्थापना की गई है। साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न संगठनों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO का पद सृजित किया गया है। 4. साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट सफाई और मेलवेयर विश्लेषण केंद्र दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। 5. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC की स्थापना व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ समय पर सूचना साझा करने के लिए की गई है ताकि वे मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें। 2. विधायी उपाय 1. इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और साइबर अपराधों के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। साइबर खतरों और साइबर हमलों से निपटने के लिए IT अधिनियम में निवारक प्रावधान हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार की रिकवरी का अनुभव किया है? उनके उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक V आकार की वसूली एक तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में एक त्वरित और निरंतर वसूली की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार की रिकवरी का अनुभव किया है। 1. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में देश की GDP में 20% की वृद्धि हुई। 2. आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2012 में 11% की वृद्धि के साथ एक मजबूत V आकार की वसूली का भी अनुमान लगाया है। 3. कोविड महामारी के दौरान पिछली 4 तिमाहियों की संख्या में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लगातार 2 तिमाहियों में वृद्धि दर्ज की है। सेवा क्षेत्र और खपत और निवेश में मजबूत वृद्धि, हालांकि कुछ विशेषज्ञ के आकार की रिकवरी पर भी संकेत दे रहे हैं। 1. कोविड-19 का गैर समान प्रसार, महामारी का स्थानिक और अस्थायी प्रसार विभिन्न क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रभावों के साथ भिन्न है। उदाहरण के लिए, पूर्वी राज्यों में गैर आक्रामक प्रसार ने कृषि के विकास को बनाए रखने में मदद की। 2. कुछ क्षेत्रों की अधिक कमजोरियां, आपूर्ति श्रृंखला, रसद, आतिथ्य जैसे क्षेत्र मानवीय बातचीत पर निर्भर हैं जो सामाजिक दूरी की बाधाओं के कारण सीमित रहते हैं। 3.
प्रौद्योगिकी की भूमिका 4G, स्मार्टफोन आदि के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज के विस्तार ने सेवा और ज्ञान क्षेत्र को अपनी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने में मदद की है, जबकि विनिर्माण में गतिविधि को सीमित किया है। 4. बाहरी कारक। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत एकीकरण के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की विषम आयात निर्भरता ने विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू सुधार को अजीबोगरीब तरीकों से प्रभावित किया है, जैसे कच्चे माल के आयात में मंदी और तैयार उत्पादों के निर्यात में व्यवधान। ओमाइक्रोन वेरिएंट के बढ़ने और बाद में लॉकडाउन की उम्मीद के साथ कुछ को यह भी लगता है कि भारत में W आधारित रिकवरी भी हो सकती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12. अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देश में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकास की नींव प्रदान करती हैं। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव में अर्थव्यवस्था उपस्तर पर काम करती है और अपनी क्षमता और सीमांत विकास प्रक्षेपवक्र से दूर रहती है। अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। 1. नौकरियों का सृजन। सड़क निर्माण, रियल एस्टेट, रेलवे निर्माण आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास श्रम प्रधान है, जिससे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और इस प्रकार घरेलू मांग को बढ़ावा देना। 2. किसान आय। बुनियादी ढांचे में निवेश सिंचाई के बुनियादी ढांचे और भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 3. स्वास्थ्य और कल्याण। प्राथमिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और बेहतर सुसज्जित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का बुनियादी ढांचा विकास। टेलीमेडिसिन। 4. लॉजिस्टिक कॉस्ट। विश्व स्तरीय सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जल मार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास NIP, PM गति शक्ति मास्टर प्लान आदि सही दिशा में हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में कैसे मदद की है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य देश की लगभग 2/3 आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस ऐतिहासिक कानून के अधिनियमन ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाया। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. कवरेज और पात्रता। TPDS के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा, जिसमें 5 किग्रा व्यक्ति माह राशन की समान पात्रता होगी। 2. परिवारों की पहचान। पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। 3. मातृत्व लाभ। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं PWLM कम से कम 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। 4. पोषण संबंधी सहायता। PWLM और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे ICDS, MDM, PM पोषण के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 5. महिला सशक्तिकरण। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखिया माना जाएगा। 6. शिकायत निवारण। अधिनियम जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण के लिए समर्पित तंत्र की मांग करता है। 7. पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, सतर्कता समितियों की स्थापना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का खुलासा आदि के संबंध में प्रावधान। 8. खाद्य सुरक्षा भत्ता। हकदार खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में यह लाभार्थियों के लिए हकदार है। भूख और कुपोषण को खत्म करने में NFSA की भूमिका। 1. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2019 के बीच भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 60 मिलियन की गिरावट आई है। 2. खाद्यान्न की बेहतर पहुंच ने गरीबों और वंचितों के बीच भूख के परिणामों में सुधार किया है। 3. 2/3 आबादी के व्यापक कवरेज ने गरीबों में आय के झटके के खिलाफ लचीलापन बढ़ाया है। 4. 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टिंटिंग,
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 47.8% से घटकर 2019 में 34.7% हो गई है। 5. गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान के खिलाफ मौद्रिक मुआवजे की भरपाई की गई है। पीट ब्लूएल अब फल, सब्जियां आदि जैसे स्वस्थ भोजन विकल्पों तक पहुंच बना सकता है। 6. आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पन्न जागरूकता ने 2012 में 11.2 मिलियन से विशेष रूप से स्तनपान कराने वाले शिशुओं की संख्या 2019 में 13.9 मिलियन तक बढ़ा दी है। हालांकि अभी भी एक है भारत के लिए पोषण पर्याप्तता तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। 1. अनीमिया से पीड़ित प्रजनन आयु में महिलाओं की संख्या 2012 में 165.6 मिलियन से बढ़कर 2019 में 175.6 मिलियन हो गई। 2. CNNS ने भारत के बच्चों में भूख, कुपोषण की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। 3. भारत में मोटे वयस्कों की संख्या 2012 में 25.2 मिलियन से बढ़कर 2016 में 34.3 मिलियन हो गई। 4. खाद्य बिल के प्रावधानों को वितरित करने के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा खराब है। 5. व्यापक भ्रष्टाचार ने भूत लाभार्थियों और बिचौलियों को लाभ छीन लिया है। खाद्य विधेयक ने खाद्यान्न तक पहुंच में क्रांति ला दी है, तथापि आवश्यकता केवल खाद्य सुरक्षा की नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ने की है। इसके अलावा खाद्य बिल के कार्यान्वयन में संरचनात्मक बाधाओं को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ठीक किया जाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14. फसल विविधीकरण के समक्ष वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? उभरती हुई प्रौद्योगिकियां फसल विविधीकरण के अवसर कैसे प्रदान करती हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष खेत पर कृषि उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रणालियों को जोड़ने से है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भ में विभिन्न रिटर्न को ध्यान में रखते हैं। विविध प्रकार की जलवायु, मिट्टी के प्रकार और संस्कृतियों के कारण भारत में विविध प्रकार की फसल प्रणालियां हैं। फसल विविधीकरण से पहले की चुनौतियां। 1. हरित क्रांति का प्रभाव। मोटे अनाज की कीमत पर गेहूं और चावल की मोनो फसल की ओर रुख किया गया है। MSP की सरकार की नीति। 2. मानसून पर निर्भरता। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55% भाग वर्षा पर निर्भर है और मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। 3. खंडित भूमि जोत। इससे बड़े पैमाने पर कुशल आधुनिक तकनीक का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। भूमि सीमा प्रबंधन, भूमि विवाद आदि की लागत बढ़ जाती है। 4. खाद्य फसलों से वाणिज्यिक फसलों में बदलाव। इसमें विशेष रूप से डेक्कन बेल्ट में कपास शामिल है और हरित क्रांति बेल्ट और कृष्णा गोदावरी बेसिन में गन्ना। 5. अन्य कारक। 1. मानवीय कारक। कृषि पर भारी जनसंख्या दबाव और निर्वाह खेती की निरंतरता। 2. तकनीकी कारक। बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV की कमी, पुराने उपकरणों का उपयोग, मौसम की भविष्यवाणी के उपयोग की कमी। 3. संस्थागत कारक। इसमें दोषपूर्ण भूमि कार्यकाल प्रणाली, भूमि गिरने की ओर अग्रसर, अनुचित विपणन और खराब होने वाले उत्पादों जैसे सब्जियां, फल का प्रसंस्करण शामिल है। 4. अवसंरचनात्मक कारक। खराब बुनियादी ढांचा जैसे ग्रामीण सड़कें, बिजली, परिवहन, संचार आदि। अपर्याप्त पोस्ट कटाई प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के साथ। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और उनके द्वारा प्रदान किए गए अवसर। 1. IT क्रांति। यह किसानों को सीधे किराना ग्राहकों फार्म टू फोक मॉडल से जोड़ने में मदद कर रहा है, जिससे उच्च मूल्य के खराब होने वाले उत्पादों जैसे बिग बास्केट, ब्लिंकिट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की खेती हो रही है। 2. एक्वापोनिक्स और शहरी खेती। स्थायी वस्तुओं की भारी शहरी मांग को पूरा करने के लिए नियंत्रित पर्यावरण खेती की यह तकनीक फसल विविधीकरण में मदद कर रही है। 3. वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण। इसने छोटे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण आपूर्ति के माध्यम से फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने में मदद की है। 4. सिंचाई। PM कृषि सिंचाई योजना ने सूक्ष्म सिंचाई, प्रति बूंद अधिक फसल, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि तक पहुंच सुनिश्चित की है। 5. शुष्क भूमि कृषि। इंडो इजराइल कृषि परियोजना ने यूरिया डीप प्लेसमेंट UDP, पॉली शुष्क क्षेत्रों में बैग नर्सरी की खेती आदि जैसे राजस्थान में स्ट्रॉबेरी और जैतून की खेती देखी गई है। 6. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। इसने उर्वरक के सही उपयोग को सुनिश्चित करने, जैविक फ्रेमिंग विकसित करने, मिट्टी के लिए GIS आधारित विषयगत मानचित्रण प्रदान करने में मदद की है, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस प्रकार इन उभरती प्रौद्योगिकियों को 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के मिशन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए,
जैसा कि अशोक दलवई समिति द्वारा अनुशंसित है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकासात्मक उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के गरीब तबके के उत्थान में कैसे मदद करेंगी? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एक अंतःविषयक क्षेत्र है जिसमें जीवों या एंजाइमों का उपयोग मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में उपलब्धि 1 जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कीटों के लिए प्रतिरोधी हैं, फसल की उपज में सुधार करते हैं और उच्च पोषण मूल्य रखते हैं। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन, जीएम सोयाबीन आदि। 2 पुनः संयोजक डीएनए तकनीकों का उपयोग कई दवाओं जैसे इंसुलिन आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। 3 जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण को कम करने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए फाइटोरेमिडिएशन मिट्टी, भूजल आदि में दूषित पदार्थों को हटाने, क्षरण या रोकथाम के लिए पौधों का उपयोग करता है। 4 जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कई बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आरटी-पीसीआर डेंगू, सार्स आदि जैसे वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आनुवंशिक प्रवर्धन पर आधारित है। 5 आरएनए, एमआरएनए आधारित वैक्सीन का विकास कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किया जाता है। 6 जैव प्रौद्योगिकी सहायक प्रजनन तकनीकों जैसे आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि में भी सबसे आगे है। गरीबों के उत्थान में बायोटेक की भूमिका 1 जैव प्रौद्योगिकी फसल की उपज बढ़ाकर और उन्हें जलवायु और कीट लचीला बनाकर सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है। 2 बायोटेक का उपयोग कर दवाओं का विकास गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम कर रहा है, जैसे इंसुलिन की कीमत कम हो गई है। 3 बायोटेक्नोलॉजी कचरे को गरीबों की संपत्ति में बदलने में भी मदद कर रही है, जैसे बायोकंपोस्टिंग कचरे को मूल्यवान उर्वरक में बदल देता है। 4 प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। जैव प्रौद्योगिकी प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है और इस प्रकार उनकी पीड़ा को कम करती है, जैसे बायोरेमिडिएशन तकनीक मलिन बस्तियों के आसपास लैंडफिल को साफ करने में मदद करती है। 5 जैव प्रौद्योगिकी खाद्य उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में भी मदद करती है जो बदले में गरीबों के लिए उनकी कीमत को नियंत्रित रखती है। जैव प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी क्षेत्र है जिसमें गरीबी और भूख को कम करने की क्षमता है। हालांकि समाज के सभी वर्गों के बीच इसके लाभों को समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 1990 के दशक में ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए 2014 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अकासाकी, अमानो और नाकामुरा को दिया गया था। इस आविष्कार ने मनुष्य के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भौतिकी के लिए 2014 का नोबेल पुरस्कार 1990 के दशक की शुरुआत में नीले प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के आविष्कार के लिए वैज्ञानिकों प्रोफेसर इसामु अकासाकी, हिरोशी अमानो और शुजी नाकामुरा की तिकड़ी को प्रदान किया गया है। ब्लू एलईडी का महत्व हालांकि एलईडी को लगभग 50 से अधिक वर्षों से अधिक समय हो गया था, लेकिन ये एलईडी प्रकृति में मोनोक्रोमेटिक एक रंग थीं। केवल लाल और हरे रंग की एलईडी उपलब्ध थी। नीले रंग की एलईडी का आविष्कार नहीं किया गया था जिसने सफ़ेद एलईडी के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया था। चूंकि सफ़ेद एलईडी केवल 3 प्राथमिक रंगों एलईडी हरा, लाल और नीला के संयोजन से बनाई जा सकती है, तो गैलियम नाइट्राइड नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपने ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लू एलईडी में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख घटक था। नीली एलईडी के आविष्कार ने कई अनुप्रयोगों के लिए बाड़ के द्वार खोल दिए। रोजमर्रा की जिंदगी पर एलईडी का प्रभाव 1 एलईडी ने पारंपरिक गर्मागर्म बल्ब की जगह ले ली है, क्योंकि बाद वाला केवल मोनोक्रोमेटिक और ऊर्जा गुजर था, जबकि एलईडी विभिन्न रंगों और ऊर्जा कुशल में उपलब्ध है। 2 डिजिटल स्क्रीन में एलईडी एक आवश्यक घटक बन गया है क्योंकि वे अपनी पूर्ववर्ती तकनीकों की तुलना में उच्च कंट्रास्ट प्रदान करते हैं और ऊर्जा कुशल भी हैं। 3 एलईडी में हालिया विकास या ऑर्गेनिक एलईडी है जो स्क्रीन को आकार देने में लचीलापन प्रदान करता है। अब व्यापक रूप से पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। 4 एलईडी में अधिक स्थायित्व होता है जो तापनदीप्त बल्बों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है।
5. एलईडी से प्रकाश की मात्रा भिन्न हो सकती है, अर्थात इनपुट कर्ट को संशोधित करके एलईडी को बहुत आसानी से मंद किया जा सकता है, जो पहले के प्रकाश बल्बों में संभव नहीं था। 6. एलईडी आकार में बहुत भिन्नता प्रदान करता है, उनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कई फुट तक होता है। यह सर्किट बोर्ड से लेकर होम लाइटिंग तक की विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूल बनाता है। यहाँ तक कि सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण में उनके महत्व को महसूस किया है और उज्ज्वला, सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति और स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं द्वारा उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि एलईडी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन COP के सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। इस सम्मेलन में भारत ने क्या प्रतिबद्धताएं की हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पार्टियों का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो यूके में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने और सभी देशों को एक विशिष्ट वर्ष तक शुद्ध शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। COP26 के परिणाम 1. पहली बार COP कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर सहमत हुआ। 2040 तक कोयला बिजली उत्पादन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। 2. विकासशील देशों के हरित संक्रमण के लिए लंबे समय से वादा किए गए $100 बिलियन वार्षिक समर्थन प्रदान करना। 3. 2040 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना और गैसोलीन और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों का एक चरण। 4. उत्सर्जन को पकड़ने के लिए मौजूदा प्रकृति आधारित समाधानों की रक्षा के प्रयास में वनों की कटाई को उलट देना। 5. पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका को पूरा किया गया, जिसने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस लक्ष्य को जीवित रखा। 6. सदस्य देश ग्लासगो जलवायु समझौते के लिए सहमत हुए, जिसके तहत सदस्य देश अगले साल COP27 मिस्र में अधिक जलवायु महत्वाकांक्षा की दिशा में अपनी प्रगति की रिपोर्ट करेंगे। 7. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक मीथेन प्रतिज्ञा, जिसके द्वारा 100 से अधिक देशों ने 2030 तक इस ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की। COP26 में भारत की प्रतिबद्धता 1. भारत ने घोषणा की कि उसका शुद्ध शून्य लक्ष्य है 2070 तक हासिल किया जाना चाहिए। 2. भारत सरकार ने COP26 में इलेक्ट्रिक वाहनों EVs पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत लॉन्च किया है। पोर्टल EV को अपनाने और इसके बारे में भ्रांतिपूर्ण मिथक को बढ़ावा देगा। 3. भारत मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल नहीं हुआ क्योंकि इससे भारत की कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। 4. भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करेगा। 5. भारत 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। हालांकि COP26 ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई में कई सफलताओं को चिन्हित किया, फिर भी लक्ष्य नहीं है सदी के अंत में पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए देशों को लगातार लक्ष्य में सुधार करने और नई कार्बन तटस्थ प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18. भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूस्खलन को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की तीव्र गति के रूप में परिभाषित किया गया है। वे एक प्राकृतिक घटना है जिनकी आवृत्ति मानवजनित कारणों से काफ़ी बढ़ गई है। भूस्खलन के कारण 1. जलवायु परिवर्तन। बढ़ते वैश्विक तापमान ने अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को जन्म दिया है। ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि हुई है। नतीजतन अधिक पानी खड़ी ढलान पर बहता है। यह बढ़ी हुई पानी की उपस्थिति मिट्टी को संतृप्त करती है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन मिट्टी का प्रवाह में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए केरल में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि। 2. विवर्तनिक रूप से सक्रिय हिमालय एक युवातः पर्वत श्रृंखला होने के कारण एक सक्रिय अभिसरण क्षेत्र के ऊपर स्थित है जो भूकंप के लिए प्रवण है।
भूकंपीय गतिविधि से प्रेरित कंपन तलछट को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार घर्षण बल को दूर कर सकता है। साथ ही पानी को मिट्टी में रिसना भी आसान हो जाता है। 3. जनसंख्या का दबाव। एक निश्चित भूमि की उपलब्धता से अधिक जनसंख्या बढ़ने से भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। विकासात्मक गतिविधियों के लिए वनों की कटाई और बांध निर्माण, ढलान संशोधन मिट्टी की बाध्यकारी क्षमता को काफी कम कर देता है, जिससे वे कटाव और भूस्खलन के लिए प्रवण हो जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना। 4. नदियों की प्रकृति। हिमालय में नदियां अपनी युवा अवस्था में हैं। एक खड़ी ढलान पर नदी के तेज प्रवाह के परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर क्षरण और डाउन कटिंग होती है। इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। भूस्खलन के प्रभाव। 1. भूस्खलन का प्रभाव व्यापक हो सकता है, जिसमें जीवन की हानि, बुनियादी ढांचे का विनाश, भूमि को नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की हानि शामिल है। 2. भूस्खलन सामग्री नदियों को भी अवरुद्ध कर सकती है और बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकती है। 3. बड़े भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न गहरे भूस्खलन हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि को नष्ट कर सकते हैं और हजारों लोगों को मार सकते हैं। 4. भूस्खलन का किसानों की आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे वर्षों तक भूमि तक पहुंच को रोक सकते हैं, बीज और खाद्य भंडार को नष्ट कर सकते हैं और आमतौर पर पशुधन और खड़ी फसलों के नुकसान का परिणाम होगा। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक। 1. उपयोगकर्ता के अनुकूल भूस्खलन जोखिम मानचित्रों का निर्माण। 2. भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास। 3. जागरूकता कार्यक्रम। 4. हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। 5. पर्वतीय क्षेत्र विनियमों की तैयारी और नीतियां। 6. भूस्खलन का स्थिरीकरण और शमन और भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन SPV का निर्माण। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण करें। इन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बाहरी राज्यों और गैर राज्य अभिनेताओं से कई गुना खतरा है। राज्य के अभिनेताओं में सरकार के प्रतिनिधि और उनकी एजेंसियां शामिल हैं। गैर राज्य अभिनेताओं में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आतंकवादी और धार्मिक समूह, हैकर आदि शामिल हो सकते हैं। बाहरी राज्य अभिनेताओं द्वारा दी गई चुनौती। 1. अवैध धन, हथियारों की आपूर्ति आदि के माध्यम से विभिन्न विद्रोही समूहों जैसे नक्सलियों या अलगाववादी समूहों का समर्थन कर सकते हैं। 2. अस्थिरता, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा 1000 कटौती के माध्यम से भारत को खून बहाने के लिए पाकिस्तान की राजनीति। 3. बाहरी राज्य के अभिनेता भी साइबर हमले में शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन से निकलने वाले साइबर हमले। गैर राज्य अभिनेता। 1. आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे अन्य आतंकवादी समूहों को समर्थन। 2. जाली मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लिप्त होना और पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अवैध धन उपलब्ध कराना। 3. अंतर और राज्य के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी, स्वर्णिम अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज मार्गों से निकटता। 4. आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए ड्रग माफियाओं, हथियारों के सौदागरों और धनशोधनकर्ताओं के बीच गहरी गठजोड़। इन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय हैं। 1. खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी संचार और समन्वय। बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के बीच अंतःक्रियाशीलता में सुधार किया जाना चाहिए। 2. साइबर हमलों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय। 3. सरकार, मीडिया और जनता के बीच सहयोग, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी का त्वरित और कुशल साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए। 4. स्थानीय पुलिस बलों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और आवश्यक गियर से सुसज्जित होना चाहिए ताकि वे विशेष बल के साइट पर पहुंचने तक आतंकवादी हमलों का जवाब दे सकें। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों और अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण करें। साथ ही आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं।
आतंकवाद राजनीतिक और वैचारिक लाभ के लिए आम लोगों को चोट पहुंचाने के लिए बल का नाजायज इस्तेमाल है। आतंकवादी कानून का उल्लंघन करते हैं, आम लोगों को धमकाते हैं और सीधे राज्य को चुनौती देते हैं। आतंकवाद के कारण 1. अभाव और असमानता की धारणा, विशेष रूप से सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूहों के बीच। इससे नागरिक हिंसा हो सकती है, जिसमें आतंकवाद एक हिस्सा हो सकता है। 2. राजनीतिक वैधता और निरंतरता की कमी, साथ ही राजनीतिक सीमाओं के लिए एकीकरण की कमी वैचारिक आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है। जातीय विविधता से क्षमता बढ़ जाती है। 3. एक देश में आतंकवाद पड़ोसी क्षेत्रों में फैल सकता है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा भारत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद। 4. चरम विचारधाराओं के परिणामस्वरूप कभी कभी समाज के अन्य वर्ग के प्रति घृणा हो सकती है और आतंकवाद हो सकता है। विचारधारा से प्रेरित आतंकवादी समूहों के उदाहरणों में श्रीलंका में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिलम LTTE और जर्मनी में बदर मीनहॉफ शामिल हैं। आतंकवाद के संबंध और अप्रिय गठजोड़। 1. आतंकवाद और संगठित अपराध पनपने और जीवित रहने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। संगठित अपराध की आर्थिक आय, जैसे कि जबरन वसूली, अपहरण को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध बनाया जाता है और फिर आतंकवादी गतिविधियों को निधि देने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में जबरन वसूली, अपहरण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध सभी प्रकार के आतंकवाद के वित्तपोषण का मूल आधार है। जम्मू कश्मीर में नकली नोट आतंकवाद के वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत रहा है। पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को निधि देने के लिए बड़े पैमाने पर है। इस प्रकार संगठित अपराध के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन और इस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाता है। 2. संगठित अपराधी ड्रग्स और हीरे के बदले आतंकी पार्टियों को तस्करी करके हथियार, गोला बारूद और हथियार देते हैं। आतंकवादी दल अपने सदस्यों को दुनिया के विभिन्न देशों में भेजने के लिए संगठित आपराधिक दलों द्वारा स्थापित तस्करी के जाल का उपयोग करते हैं। संगठित आपराधिक समूह भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। आतंकवादी समूह अपने नियंत्रित क्षेत्र में अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नशीली दवाओं के तस्करों पर कर लगाते हैं। उठाए गए कदम। 1. विधायी उपाय गैरकानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम 1967, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को मजबूत करना। 3. FATF 4, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भ्रष्टाचार। आवश्यक उपाय। 1. अंतर एजेंसी भागीदारी और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को मजबूत करना, संयुक्त निगरानी, खतरे के आकलन की सुविधा। 2. यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानून को अद्यतन करना कि आतंकवादी और संगठित अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। 3. माल और लोगों के अवैध पारगमन को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना। 4. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को अंगीकार करना। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं।